अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज के ऊपर है, नेम्ड एज रेनेसेंस। डियर व्यूअर्स, एज रेनेसेंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी है। इवन रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं, कैंडिडेट्स, वो भी इसको बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत सारे टाइप्स के वर्क्स प्रोड्यूस हुए हैं। ड्रामाज भी इस एज से बिलोंग करते हैं, सोनेट्स भी इस एज से, एपिक्स भी, पास्टोरल रोमांसेस भी, एलिगोरिकल वर्क्स भी, प्रोज डेवलपमेंट भी इस एज में होती है। सो मीन इस एज में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्वेंशंस भी होती हैं, डिस्कवरीज भी होती हैं, साइंटिफिक वर्क्स भी प्रोड्यूस होते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजिकल वर्क्स प्रोड्यूस होते हैं, और इवन पेंटिंग्स और आर्ट भी इसी एज से बिलोंग करती है। सो इस वजह से इस एज को ना बहुत ही ज़्यादा मिक्स अप है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सही से इसको क्लासीफाई नहीं कर पाते। लेकिन डियर व्यूअर्स, आप परेशान ना हो। आज का ये वीडियो जो कि 3 पार्ट्स में होने वाला है, इस एज को कंप्लीटली आप लोगों के फिंगर टिप्स पे लाएगा, और ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को ईजीएस्ट वे में तमाम की तमाम चीज़ें जो कि इस एज से बिलोंग करती हैं वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगी, और माइंड मैपिंग के साथ विद द सीक्वेंस के साथ आप लोगों को तमाम की तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। पहले पार्ट में हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस एज की मीनिंग को, समझेंगे कि रेनेसेंस है क्या भला, और हम इसके अलावा देखेंगे कि इसको हम अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हैं रेनेसेंस को, कि रेनेसेंस क्या चीज़ है, किस तरह इसको जो है हम अंडरस्टैंड करें। और इसी वीडियो में हम इसके की फैक्टर्स भी देखेंगे, ऐसे कौन से अनासिर थे, ऐसे कौन से रीजंस थे कि रेनेसेंस आया, मतलब एज ऑफ रिवाइवल आई, इंग्लैंड में भी और बाकी यूरोप में भी। इस फैक्टर्स को डिस्कस करते करते हम लोग इस एज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये एज या रेनेसेंस यूरोप में कैसे फैला। फिर इसके बाद जो इसी वीडियो में हम इसके फेमस मोनार्क्स भी देखेंगे। फेमस मोनार्क्स इस वजह से भी देखना लाजमी है क्योंकि मोनार्क्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस एज को समझने के लिए काफ़ी लाजमी भी हैं कि इस एज के मोस्ट फेमस मोनार्क्स या रूलर्स कौन कौन से हैं। तब जाके ये वीडियो एंड होगा। नेक्स्ट वीडियो जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रेनेसेंस इन इटली। इटली में कैसे रेनेसेंस आया, क्योंकि सबसे पहले इटली में ही रेनेसेंस आता है, फ्लोरेंस में। फिर इसके बाद इंग्लैंड में आता है, मतलब बाकी यूरोप में भी आता है। सो हम समझेंगे कि इटली में कैसे रेनेसेंस आया, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यही रेनेसांस आगे बढ़ते बढ़ते इंग्लैंड तक कैसे आया। फिर इसी वीडियो में हम इस एज में प्रोड्यूस होने वाले वेरियस वर्क्स और कौन कौन से जनरास जो है प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब कि इस एज में लिखे गए वर्क्स जो थे वो किस तरह के थे, कौन सी फॉर्म थी, सोनेट थे, एपिक थी, ड्रामास थे, किस तरह के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस हुए, वो भी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस एज के फेमस राइटर्स की। फेमस राइटर्स, आई डोंट मीन जस्ट द राइटर्स, I mean all the dramatists, I mean epic writers, sonneteers, poets, prose writers, and even painters as well. और डियर व्यूअर्स, उसके बाद फिर हम थर्ड वीडियो में इसके की टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि इस एज से जुड़े बहुत सारे की टर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में भी आते हैं और अंडरस्टैंड करना बहुत ही लाजमी है। उन की टर्म्स को समझेंगे कि ये क्या बलाएं हैं, और उसके बाद लास्टली हम लोग इस एज के फीचर्स कवर करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं पहले वीडियो का, समझते हैं इसकी मीनिंग और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं रेनेसेंस की। सो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ड रेनेसेंस आया कहाँ से। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिवाइवल और रीबर्थ और रिन्यूअल ऑफ समथिंग। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब रीबर्थ ऑफ व्हाट, रिन्यूअल ऑफ व्हाट थिंग्स। डेफिनेटली डियर व्यूअर्स, इस एज में जो ओल्ड क्लासिकल्स थे, मीन ग्रीक राइटर्स जो थे, जैसे कि होमर था या ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, और इवन रोमन जो ओल्ड क्लासिकल्स थे, उनके वर्क्स को इन्होंने क्या किया, उनके आइडियाज को, उनके कंसेप्ट्स को रिवाइव किया, उनकी फिलोसफी को अपने वर्क्स में रिफ्लेक्ट किया। सो उनके आइडियाज की एक हिसाब से इमिटेशन थी, या उन्हीं आइडियाज को इन्होंने रिवाइव करके फिर से जो है उस तरह के वर्क्स प्रोड्यूस करना शुरू किए। सो इस वजह से भी उनकी जो व्यूज थे वो फिर से रिवाइव हुए, उनके जो ख्यालात थे फिर से रिवाइव हुए इस एज में। सो इस वजह से इसको एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं या एज ऑफ रेनेसेंस कहते हैं। सो मीनिंग आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गया होगा। सो डियर व्यूअर्स, ये सबसे पहले ओरिजिनेट होती है फ्लोरेंस में, जो कि इटली का हिस्सा है। फिर इसके बाद ये मैंने डिस्कस कर लिया कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल्स और रिवाइवल ऑफ कल्चर, आर्ट, पॉलिटिक्स। अच्छा, और कौन कौन सी फील्ड में जो है रिवाइवल आता है या रेनेसेंस आता है या रीबर्थ होती है। इस एज में आर्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता है, पॉलिटिकल डोमेन्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आती हैं, एडवांसमेंट्स आती हैं, और इसी एज में साइंटिफिक डिस्कवरीज भी होती हैं। सो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि एज ऑफ रेनेसेंस है, क्योंकि इसी एज में बहुत सारी चीजें रिवाइव हुई हैं और डेवलप हुई। सो डियर व्यूअर्स, ये तो हो गई इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट।
सो डियर व्यूअर्स, पहले स्लाइड में हमने ये समझा कि रेनेसेंस है क्या। अब इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रेनेसेंस आया। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या भला है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। ह्यूमनिज्म का जो फादर है वो है पेट्रार्क, इटालियन सोनेटियर है, बहुत ही जबरदस्त राइटर है। सो डियर व्यूअर्स, ह्यूमनिज्म जो है ये एक फिलोसॉफी है। ये एक ऐसी फिलोसॉफी है कि जिसमें आप रिलीजन को नहीं, इंसानों को डिस्कस करते हो। मतलब आप रेनेसेंस के ड्रामेटिस्ट को उठा के देख लें, इस एज के साइंटिस्ट को उठा के देख लें, या जितने भी वर्क प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने रिलीजन को कम टच दिया, इंसानों को ज़्यादा टच दिया। ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्कस किया गया है बहुत सारे वर्क्स में। इवन पेंटिंग्स में ह्यूमन एनाटॉमी जो है, विट्रुवियन जो पेंटिंग है उसमें भी ह्यूमन की एनाटॉमी को डिस्कस किया गया है कि ही इज़ लाइक सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स। और इसी तरह बाकी जितने भी राइटर्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने भी इंसानों को ज़्यादा डिस्कस किया। सो अब ये डार्क एजेस से सोसाइटी की तरफ, सोशल लिटरेचर की तरफ, या फिर वर्ल्ड लिटरेचर की तरफ आ रहे थे, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगा जिसमें साइंस, जिसमें इंसान, और जिसमें जो है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये चीज़ें डिस्कस होने लगी, एम्पायर्स, किंगडमशिप्स एटसेट्रा। सो आप कह सकते हो कि डार्क एजेस वाले जो राइटर्स थे वो सिर्फ के सिर्फ लिमिटेड थे रिलीजन तक। उनकी पूरे के पूरे वर्क सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड थे, या फिर चर्चेस पे बेस्ड थे, या फिर पैगनिज्म पे बेस्ड थे। सो उनका कोई ह्यूमन इंसाइट्स के ऊपर उनकी नज़र नहीं गई। इस एज में ह्यूमन के इंसाइट्स को डिस्कस किया जाता है और रिवील किया जाता है। इंसान की अंदर की ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को डिस्कस किया जाता है। इंसान खुद में एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाता है, इंसानों को समझा जाता है इस एज में। और इसके साथ साथ बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस भी होती हैं। सो ह्यूमन को समझने वाली फिलोसॉफी कि ये स्कॉलस्टिसिज्म से, रिलीजन से इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ गए, इनफरादियत की तरफ आ गए, इंसानों की तरफ आ गए, फर्द की तरफ आ गए। सो पहला मेन रीजन ये था। पेट्रार्कन जो व्यूज थे, फिलोसॉफी थी जिसने ये व्यूज दिए, यही फैलते फैलते पूरे यूरोप में फैला और इंग्लैंड में भी आगे फैला। तो जो है रिलीजन से हट के अभी ह्यूमनिज्म के ऊपर जो है वर्क्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए। दूसरा पॉइंट है थिएट्रिकल इनोवेशन। और डियर व्यूअर्स, आप लोगों को ये तो पता है, अगर टेलीविजन्स की इन्वेंशंस जब तक नहीं हुई थी तब तक हम लोग लिमिटेड थे। मतलब हर इलाके में अपने हद तक एक नॉलेज लेवल था, या दूसरे इंसान जो कि उनसे बहुत दूर रहते थे उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। टेलीविजन आता गया, इंटरनेट आता गया, तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने दूसरे कंटिनेंट्स के, दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी समझना, उनकी कल्चर को, लैंग्वेज को समझना शुरू किया। सो इस वजह से वो कैसे, एक्सपोजर की वजह से। सिमिलरली थिएट्रिकल इनोवेशंस जो यहाँ पे हुई, थिएटर्स एस्टेब्लिश होना शुरू हुए, जैसे कि द थिएटर इन 1576, द कर्टेन 1577, द रोज 1587, द स्वेन 1595 एंड द ग्लोब थिएटर 1599। सो डियर व्यूअर्स, इसमें पब्लिक थिएटर्स भी थे जैसे कि ग्लोब थिएटर। सो इसमें क्या होता था, आम लोग भी आते थे और ड्रामा परफॉर्मेंस देखते थे, और जो वर्क्स थे जो परफॉर्म किए जाते थे, ड्रामास शेक्सपियर के, मार्लो के, यूनिवर्सिटी विट्स वालों के, इनके जब वर्क्स प्रोड्यूस, इनकी जो विजडम पावर था वो ड्रामाज में था। वो ड्रामाज जब लोग देखते थे, परफॉर्मेंस देखते थे, तो उनमें एक शऊर आता गया। सो ये क्या हुआ, थिएट्रिकल इनोवेशन की वजह से, थिएट्रिकल ओपन होने की वजह से, थिएटर्स ओपन होने की वजह से लोगों की विजडम पावर बढ़ती गई। सो इस वजह से क्या हुआ, रेनेसेंस आया, इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस कह सकते हैं हम इसे, अवेयरनेस वाली रेनेसेंस कह सकते हैं, कि रिवाइवल ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिज्म। इंसानों के पास दिमाग तो पहले भी था, लेकिन वो रिलीजन में, एक सर्कल में क्या थे, बंद थे। और इस एज में डिफरेंट वर्क्स के प्रोड्यूस होने की वजह से, डिफरेंट एक्सपोजर होने की वजह से क्या हुआ, वही माइंड, वही ब्रेन क्या होता गया, इंटेलेक्चुअलाइज होता गया, और उनका विजडम पावर बढ़ता गया एक्सपोजर की वजह से। और वो रिलीजन के सर्कल से निकलकर अब वर्ल्ड को समझने लगे, डिफरेंट आइडियाज को ग्रास्प करने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे। सो इस वजह से भी, थिएट्रिकल इनोवेशन की वजह से भी, बहुत सारे थिएटर्स खुलने की वजह से भी, ड्रामास की वजह से भी क्या हुआ, हमारे यहाँ रेनेसेंस आया। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो उसके बाद हमारे पास है रिलीजियस शिफ्ट। अच्छा डियर व्यूअर्स, पहले जो था, जो हमारे पास रिलीजन क्रिश्चियनिटी थी, वो सिर्फ एक ही सेक्ट था, कैथोलिसिज्म, बस। कैथोलिसिज्म एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, और ये ओरिजिनेट हुआ था रोम से। फिर ये फैलते फैलते इंग्लैंड में भी आया, जैसे कि सेंट एंगस्टाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 597 में इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन वो आता है 596 में। सो उसके बाद यहाँ पे जो ये कैथोलिसिज्म इंप्रूव होता है। पहला जो इसका क्रिश्चियनिटी का बिलीफ था, या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था। सो डियर व्यूअर्स, इस एज में क्या होता है, हेनरी 8 जो ट्यूडोर किंग था, वो इसी रेनेसेंस से बिलोंग करता था।
उस किंग का पोप क्लेमेंट 7 के साथ, जो कि एक हिसाब से कैथोलिक पोप था, क्योंकि अभी तक तो प्रोटेस्टेंटिज्म यहाँ पे आया ही नहीं था, तो कैथोलिक पोप के साथ टसल होता है इसकी सेकंड मैरिज के लिहाज से, क्योंकि उसका एक बेटा नहीं होता कि उसको सक्सीड करे और उसकी हुकूमत कंटिन्यू रहे, उसका ट्यूडोर फैमिली का दौर डायनेस्टी कंटिन्यू रहे। सो इस टसल की वजह से क्या होता है, कैथोलिसिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म जो है एक नया सेक्ट बनता है, जो कि हेनरी VIII बनाता है इंग्लैंड के लिहाज से। जो रोम का कैथोलिक सेक्ट था उसको ये क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है और उसको नो मोर फॉलो करते हैं, और वो तमाम की तमाम मोनास्ट्रीज भी टॉपल डाउन करवाता है, रिमूव करवा देता है इंग्लैंड से, और प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए चर्चेस एस्टेब्लिश करना शुरू करता है। अगला पॉइंट हमारे पास आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन। डियर व्यूअर्स, इस एज से नो डाउट जितना आर्ट प्रोड्यूस हुआ है शायद ही दूसरी एज से प्रोड्यूस हुआ हो, either in the form of dramas or in the form of paintings or in the form of poetry or in the form of you can say scientific or prose works. So artistic revolution भी इस एज का सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसने रेनेसेंस लाया इस एज में। फिर हमारे पास साइंटिफिक इन्वेंशंस जो होती हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, उनका भी किरदार है कि इनकी वजह से भी इस एज को रेनेसेंस एज कहते हैं, और इसकी वजह से रिवाइवल हुआ बहुत सारी चीज़ों का, मतलब कंसेप्ट्स का, बिलीव्स का, थॉट्स का, लोग रिलीजन से साइंस की तरफ आ गए, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती गई। सो इस एज में हमें कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, इंडक्टिव मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया। फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है, उसने इंडक्टिव मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड ऐसे कि यू गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल स्टेटमेंट, आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बनाते बनाते आप नतीजे तक पहुंचते हो। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैंने एक कौवा देखा वो काला था, दूसरा कौवा देखा काला था, तीसरा कौवा देखा वो भी काला था। फिर फाइनल स्टेटमेंट में जो है बिल्ड करता हूं, वो कहता हूं कि दुनिया में जितने भी कौवे हैं वो सारे के सारे काले हैं। सो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड क्या है? फ्रॉम स्पेसिफिक, फ्रॉम वन टू मैनी, तो फिर आप जाके एक जजमेंट बनाते हो, एक ओपिनियन बनाते हो, इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और साइंस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मेथड भी है ये फ्रांसिस बेकन इंट्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया जाता है, जो कि कोपरनिकस प्रेजेंट करता है, और कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल की वजह से उसने कहा कि सन जो है वो सेंटर पे है और प्लैनेट्स इवन हमारी अर्थ जो है उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इस वजह से उसके ऊपर चर्च ने ऑब्जेक्शंस लगाए, फिर उसने जो है टर्न टेल किया, या आप कह सकते हो उसने स्टेप बैक किया कि भाई मैं अपनी जो है व्यू को रिजेक्ट करता हूं कि देयर इज नो सन विच इज इन द सेंटर। उसने भी फिर यही कहा कि जो है अर्थ सेंटर पे है, सन सेंटर पे नहीं है, मानना पड़ता है भाई। फिर इसके बाद टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप की इन्वेंशन आप लोगों को पता है, वो है गैलीलियो ने टेलीस्कोप की इन्वेंशन की तो एस्ट्रोलॉजी समझने में आसान हो गई, एस्ट्रोनॉमी में और ज़्यादा डिस्कवरीज होना शुरू हुई। तो लिहाजा ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थी या डिस्कवरीज थी, और प्रिंटिंग प्रेस का जो इंट्रोडक्शन था, पहले तो ये इन्वेंट हुई थी जर्मनी में, जोहान्स गटनबर्ग ने जो इन्वेंट की थी 15th सेंचुरी में, और यहाँ पे इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस को विलियम कैक्सटन जो है इंट्रोड्यूस करता है इन 1476 में। सो इससे एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि रेनेसेंस तो स्टार्ट होती है 1500 से ऑनवर्ड्स, तो फिर ये तो इन्वेंट हुआ है 1476 में, तो ये रेनेसेंस का हिस्सा कैसे हुआ? इवन चौसर को भी अर्ली रेनेसेंस का राइटर कंसीडर किया जाता है। सो वो अर्ली रेनेसेंस से बिलोंग करने वाले थे, विलियम कैक्सटन भी और इसके अलावा चौसर भी। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गए इसके की फैक्टर्स जिसकी वजह से रेनेसेंस आया पूरे यूरोप में और फिर इंग्लैंड में भी। सो डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने ये 4-5 कंसेप्ट समझे। छठा कंसेप्ट जो हमारे पास है जिसकी वजह से रेनेसेंस आया था इस पूरे के पूरे यूरोप में, वो था इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया, एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रमोट हुई थी, और ये एजुकेशन इवन एक्सेसिबल हो गई आम लोगों के यहाँ भी। मतलब पहले जो था एलीट क्लास सिर्फ एजुकेटेड हुआ करते थे, क्योंकि वर्क्स जो थे, जो बुक्स थे, वो जो है प्रोड्यूस होते थे तो वो मैनुअली लिखते थे और उसमें साल लग जाते थे एक बुक लिखने में। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई, बुक के बाद धड़ाधड़ बुक्स जो है पब्लिश होना शुरू हुए और ये प्रिंट होना शुरू हुए, तो फिर क्या हुआ, आम लोगों तक भी किताबें पहुंच गई। तो किताबें पहुंची तो डेफिनेटली शऊर भी पहुंच गया। सो ये इस हिसाब से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, लोग ज्यादा एजुकेटेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद 7 जो मेन पॉइंट है वो है पेट्रोनेज। पेट्रोनेज क्या कंसेप्ट है? पेट्रोनेज ये था कि जितने भी राइटर्स थे, कॉर्टियर्स थे, शेक्सपियर था, बहुत सारे और ड्रामेटिस्ट थे, उनको जो है ये किंग्स जो थे
ये इनको सपोर्ट करते थे। इनको सपोर्ट करते थे मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कि आप जो है काम करें, लिखें, आप अपने व्यूज़ को, अपने विज़डम पावर को जो है बुक्स की फॉर्म में, ड्रामास की फॉर्म में जो है लिख के दें। और इनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी किंग्स और क्वींस की तरफ से। सो मतलब उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, तो लिहाजा वो आराम से वर्क्स प्रोड्यूस कर सकते थे। हमारा सबसे बड़ा मसला यही फाइनेंस होता है, इकोनॉमी होती है। अगर ये हो तो हम भी कोई इंटेलेक्चुअल काम बैठ के कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो थी क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के राइटर्स को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करती थी, सपोर्ट करती थी कि आप वर्क्स प्रोड्यूस करो। और जो इटली में था वहाँ पे मेडिसी फैमिली जो थी, मेडिसी फैमिली, वो उनको सपोर्ट करती थी राइटर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स करें, आर्ट प्रोड्यूस करें। इस लिहाज से आठवां हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सॉरी। एंड नाइन्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद द सेकंड इन 1453 ये कंस्टेंटिनोपल पे हमला करता है और इसको कॉन्क्वर करता है। ये पहले रोमन एम्पायर का हिस्सा था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश थी, जिसको बिजेंटीन एम्पायर कहते थे। तो जब मोहम्मद द सेकंड कंस्टेंटिनोपल पे 1453 में अटैक करके कब्जा करता है, और ये कंस्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर के जो बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, पेंटर्स थे, वो इसी कंस्टेंटिनोपल में रहते थे, स्टे था उनका। लेकिन जब मोहम्मद द सेकंड अटैक करता है, वो सारे के सारे भाग जाते हैं। कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई इटली चला जाता है, कोई फ्रांस चला जाता है, कोई किसी और कंट्री, यूरोपियन कंट्री चला जाता है। सो इस तरह क्या होता है, ये सारे के सारे जो हाई कैलिबर वाले लोग थे, इंटेलेक्चुअल लेवल वाले लोग थे, वो सारे के सारे यूरोप में फैल जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, जो है इनके फिलोसफीज को, इनके आर्टिस्टिक वर्क्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोशन मिलती है, और पूरे के पूरे कंट्रीज में ये चीज लाइक अ वाइल्ड फायर फैल जाती है। सो इस वजह से भी पूरे यूरोप में रेनेसेंस बहुत ही ज्यादा रैपिडली क्या करता है, फैलता है। अगला हमारे पास है रीडिस्कवरी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। ये हमने व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट रेनेसेंस इज, उस टाइम हमने डिस्कस किया कि एंशिएंट टेक्स्ट को इन्होंने फिर से रिवाइव किया, ग्रीक्स के भी और रोमन्स के भी। सो डियर व्यूअर्स, हमारे पास लास्ट पॉइंट है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक शिफ्ट आया था। ब्लैक डेथ में आधी पॉपुलेशन जो थी इंग्लैंड की मर गई थी, या वो इस जो है डेथ को ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं, जिसकी वजह से आधी पॉपुलेशन इंग्लैंड की मरी थी। और बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज में यही डिजीज जो है बहुत ज़्यादा फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो जितने लोग कम हो जाएंगे तो रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, और जितनी भी इकोनॉमी थी वो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वेल्थ ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। सो जब इंसान वेल्थी होता है, जब पैसे आने लगते हैं, तो वो इंसान, उसका लाइफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाता है। लोग कम हो गए, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, उसी वेल्थ को वो कम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। और लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ तो एजुकेशन इंप्रूव हुई, ख्यालात इंप्रूव हुए। सो इस वजह से भी एडवांसमेंट आई। बहुत सारे लोगों में, गरीब तो वैसे भी मर गए, या वो जो मर गए, खैर जो गरीब थे वो अमीर हो गए। सो लिहाजा इस वजह से भी रेनेसेंस आता है। सो डियर व्यूअर्स, हमने इसके की फैक्टर्स डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं इसके मेजर मोनार्क्स की तरफ। सो डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो सबसे पहला इस एज का फेमस मोनार्क मिलता है वो हेनरी द सेवंथ, 1485 से लेकर 1509 तक। ये जो है आपने जो है फाइट पिछले वीडियोस में देखी होगी, फाइट थी बिटवीन हाउस ऑफ रोजेस। हाउस ऑफ रोजेस किस तरह, ये दो फैमिलीज थी जिनका आपस में टसल था पार्लियामेंट के अंदर। इनके दरमियान वॉर ऑफ बॉसवर्थ होती है, जिसमें हेनरी सेवंथ, जो कि ट्यूडोर फैमिली का पहला फाउंडर है, मतलब एलिजाबेथ वाली जो डायनास्टी है इसको ट्यूडोर डायनास्टी कहते हैं, हेनरी एट वाली भी। सो इसका ये फाउंडर भी बनता है। और वार ऑफ रोजेस जो है एंड होती है वार बैटल ऑफ बॉसवर्थ के बाद, जिसमें हेनरी सेवंथ विन करता है और ट्यूडोर डायनास्टी स्टेब्लिश होती है इन 1485 में। सो डियर व्यूअर्स, ये था फाउंडर, इस वजह से भी इसको हाईलाइट करना लाजमी था। तो यहाँ से ट्यूडोर डायनास्टी स्टार्ट होती है। फिर हमारे पास जो है हेनरी एट है। हेनरी एट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्रिश्चियनिटी स्प्लिट होती है। क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है और दो सेक्ट बनते हैं। एक कैथोलिक जो कि ऑलरेडी था इटली से, जो यहाँ पे आया था, और दूसरा प्रोटेस्टेंटिज्म जो है डेवलप किया गया या एस्टेब्लिश किया गया हेनरी एट के द्वारा। सो हम कह सकते हैं कि हेनरी एट इज द फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड। और यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म, इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट कंट्री बन जाता है, और तमाम के तमाम मोनास्ट्रीज क्या किए जाते हैं, वो वाइप आउट किए जाते हैं। इसका झगड़ा किसके साथ हुआ था, पोप क्लेमेंट सेवंथ के साथ।
पोप क्लेमेंट 7 ने कम्युनिकेट किया था, गालियां बकी थी हेनरिएट के खिलाफ। क्यों? जो इसकी पहली बीवी थी कैथरीन ऑफ एरागोन, उससे इसको कोई बेटा नहीं था। सो इस वजह से हेनरिएट इसके पास जाता है, कहता है आई वांट टू रीमेरी, आई वांट टू मैरी अगेन सो दैट आई शुड हैव अ सक्सेसर आफ्टर मी। लेकिन ये कहता है नहीं, कैथोलिसिज्म के मुताबिक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सो लिहाजा उसने कहा इतनी सख्ती, तो इस वजह से उसको गुस्सा आता है। लेकिन ये भी था कि जो इसकी पहली वाइफ थी वो कैथोलिक थी, और वो एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं चाहते थे कि ये दूसरी मैरिज करेगा। सो डियर व्यूअर्स, पोप क्लीमेंट 7 जब उसको रिफ्यूज करता है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कैथोलिक रिलीजन, तो फिर वो क्या करता है, इसके खिलाफ हो जाता है और प्रोटेस्टेंटिज्म इंट्रोड्यूस करता है, जो कि एक फ्लेक्सिबल सेक्ट है। मतलब ये इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है प्रोटेस्टेंटिज्म, ये लोग रिलीजन को इतना सख्ती से नहीं लेते, कैथोलिक्स लेते हैं। सो उसने ये किया, और इसके बाद तो इसने भाई धड़ाधड़ 5 शादियां और भी की, तो उसकी 6 वाइफ्स थी। अगला हमारे पास जो पॉइंट है डियर व्यूअर्स, वो है एडवर्ड सिक्स्थ। एडवर्ड सिक्स्थ जो है हेनरिएट का ही बेटा था, लेकिन ये थोड़े देर के लिए यहाँ पे रूल करता है, और ये डेवलप करता है प्रोटेस्टेंट को, फर्दर डेवलप करता है। मतलब इंग्लैंड में सही मानों में फैलाता है इसको, अपने फादर की दी हुई लेगेसी को ये ज्यादा डेवलप करता है, प्रमोट करता है। सो ये 6 साल तक रूल करता है। उसके बाद इसकी जो बेटी है वो आती है भाई, ये हिस्टोरिकली बहुत फेमस है। इसको मेरी द डर्टी भी कहते हैं, मेरी फर्स्ट को, और इसको ब्लडी मेरी भी कहते हैं। इसका रूल जो था 1553 से लेकर 1558 तक था। ये बड़ी बहन थी एलिजाबेथ की। सो डियर व्यूअर्स, मेरी द फर्स्ट जो है, इसको ब्लडी मेरी क्यों कहते हैं, मेरी द डर्टी क्यों कहते हैं? ये मेरी जो है, इसने जो है शादी की थी फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन से। स्पेन जो था कैथोलिक था। इसका बाप, जिसने जो फाउंडिंग फादर है प्रोटेस्टेंटिज्म का, ये चाहेगा कि यहाँ पे कैथोलिक, मेरी बेटी एक कैथोलिक से शादी करे? नहीं ना, ये तो एक हिसाब से कंट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया। सो ये जब उससे शादी करती तो ये डिसओबे करती है अपने पेरेंट्स को, इस वजह से इसको मेरी द डर्टी भी कहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इसने 300 प्रोटेस्टेंट्स को जब ये रूलर थी जिंदा जलवाया था, और हिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा फेमस पॉइंट है। सो इस वजह से भी इसको मेरी द डर्टी भी कहते हैं, ब्लडी मेरी भी कहते हैं। लास्ट हमारे पास जो रूलर है वो है क्वीन एलिजाबेथ, जिसकी वजह से एज गोल्डन एज भी कहलाती है। डियर व्यूअर्स, इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था आर्टिस्ट को, राइटर्स को, ड्रामेटिस्ट को, ताकि वो वर्क्स प्रोड्यूस करें, और यहाँ पे शो हो रहा है। इसका रूल स्टार्ट होता है 1558 से लेकर 1603 तक। इसके बाद किंग जेम्स आता है, जिसको जेकोबियन एज भी कहते हैं, वो भी इसी एज का हिस्सा ही है। किसका? रेनेसांस का। ठीक, सो हम लोग उसको जो है अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो क्वीन एलिजाबेथ जो है, ये सबसे पहला जो होता है ना, जैसे ये क्वीन बनती है तो स्पेनिश आर्मड़ा, ये पेनिश नहीं है, स्पेनिश आर्मड़ा है। स्पेनिश आर्मड़ा मतलब एक बड़ी फ्लीट, बहुत सारे शिप्स आते हैं कि एक फीमेल बनी है यहाँ की क्वीन, और स्पेन जो था कैथोलिक था, ये प्रोटेस्टेंट था। उन्होंने कहा कि इसको हम हमला करके इंग्लैंड पे करते हैं कब्जा। तो मतलब उन्होंने कहा नहीं, एक सल्तनत एम्पायर बनी है और फीमेल के माथे थे, तो आराम से हम लोग, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले फॉर अस, वी विल इजीली स्वीप इट आउट। सो फिर ये जैसे हमला करते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड है, आइलैंड कंट्री है, उसके गिर्द जो नॉर्दर्न सी है, इंग्लिश चैनल है, अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी दुनिया का वायलेंट तरीन, टर्बुलेंट जो है सी है, तो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। सो फिर क्या होता है, वो जैसे ही हमला करने आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आता है, और उनकी फ्लीट सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो एक विक्टोरियस स्टैंड करती है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से भी इसका एज जो था इंग्लैंड की सुपेरियरिटी को भी मेंटेन करता है। सो इस एज को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया, और इस एज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया पूरी की पूरी वर्ल्ड में। सो डियर व्यूअर्स, इस वजह से भी इसको गोल्डन एज कहते हैं। सो हमने इसके जो है मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर लिया, इसके की फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया, और इसके फेमस मोनार्क्स को भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में भी आई होगी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुई होगी। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।